नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। फार्म बिल 2020 को लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों से पास करा दिया गया है। अब राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन संसद से लेकर सड़क के बीच में तक इस बिल को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी हैं। सर, जब ये बिल किसानों के हित में है तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर एट लार्ज अगर देखें हम, तो इसमें किसानों का बहुत भला है। किसानों की जो पिछले 50 साल की जो समस्याएं हैं, जैसा कि हरित क्रांति के बाद जो कृषि सुधार होने चाहिए थे, जो अपेक्षित थे, उनके नहीं होने के कारण जो किसान की स्थिति लगातार दयनीय होती गई, उसकी आय घटती चली गई, उसकी समस्याएं बढ़ती चली गई, वो लगातार कर्जदार होता गया, उसकी खेती लाभकारी ना होकर जो है घाटे का सौदा बनती चली गई। उन सब समस्याओं के लिए जो समय समय पर सुधार होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। इसी कारण जो है वो लगातार समस्या में रहा। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 4-5 वर्षों के अंदर जो है लगातार कृषि विशेषज्ञों से और नीचे किसानों से और अनेक प्रकार के जो इस के जानकार लोग थे, उनसे बातचीत करने के बाद ये सोचा कि हमें जो 2022 तक जो हमने एक लक्ष्य लिया था किसानों की आय को दोगुना करने का, उस पर अपने को काम करना चाहिए और उसके लिए जो अपेक्षित एनवायरनमेंट वहाँ पर होना चाहिए था, वो बनाने के लिए और जो किसानों को एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, जो व्यापारी जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक माहौल होना चाहिए था कृषि क्षेत्र में, वो बनाने के लिए ये बिल लाना बहुत ज़रूरी था। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर ये बिल लेकर आए हैं। मुझे लगता है किसान उसमें बहुत गहराई से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग इसमें आगे कोशिश करेंगे कि किसानों तक जो है इस बिल की जो खूबियाँ हैं उनको पहुँचाया जाए। विपक्षियों से कहा जा रहा है कि जो इसमें मंडी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की यह साजिश है। नहीं, नहीं, मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने का काम नहीं किया जा रहा है, मंडी व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मैं एक सामान्य अनुमान के साथ बता रहा हूँ कि आज 7,000 के आसपास हमारे देश के अंदर एपीएमसीज़ हैं। हमारी जो ज़रूरत है देश की, एक शोध के अनुसार लगभग 45,000 मंडियों की है। इसका मतलब अगर हम 70 साल में केवल 7,000 मंडी बना पाए हैं और 45,000 हमारे को चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इस क्षेत्र के अंदर, जो सरकार के माध्यम से आना मुझे नहीं लगता कि संभव है। उसके अंदर मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का पैसा आना बहुत ज़रूरी है। किसान की जो बेसिक समस्या है वो उसकी फसल को, उसके उत्पाद को बेचने की है। उसके लिए जो मार्केट है उसके घर तक पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी है, क्योंकि वो मार्केटिंग की अगर समस्या को आप हल करना चाहते हैं, उसमें किसान के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पर होता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको एक एडिशनल कम्पिटिटिव मार्केट उनको देनी पड़ेगी। तो ये एग्जिस्टिंग जो एपीएमसी स्ट्रक्चर है उसी को बढ़ाने का एक कोशिश है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, अभी हमने फर्स्ट फेज़ में ही 100 कृषि मंडियाँ जो हैं, आधुनिक कृषि मंडियाँ होंगी, उसमें ग्रेडिंग होगी, उसमें पैकेजिंग की सुविधा होगी, उसमें एडिशनल कोल्ड स्टोरेज होगा, उसमें मार्केट होगी। वहीं पर खड़े होकर किसान जो है उसको अपने उत्पाद को देश के किसी हिस्से में बेच पाएगा। ये नेफेड के माध्यम से भी हम 100 मंडियाँ पहले फेज़ में स्थापित करने जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एडिशनल अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें इन एडिशन टू दैट एक और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। और भारत सरकार ने केवल ये बिल बना दिया ऐसा नहीं है, इस बिल को सफल बनाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट में एक प्रावधान भी किया है पैसे का। सरकार के माध्यम से वो पैसा जो है इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगेगा। तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद उन मंडियों के अलावा भी आपको जगह जगह पर जो है वो बहुत सारी मंडियाँ मिलेंगी। वो नेफेड के माध्यम से हो सकती हैं, एसएफएससी के माध्यम से हो सकती हैं, या और प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से भी हो सकती हैं। तो उससे क्या होगा, जो किसान की जो बाज़ार की रीच है वो बढ़ेगी, किसान का बाज़ार उसके नज़दीक तक जाएगा, उसमें एक कंपटीशन आएगा। तो जो मंडी के अंदर बैठा हुआ आड़ती है, जो आज निश्चिंत है कि किसान आएगा, कहीं जाने का उसके पास रास्ता नहीं है, अल्टीमेटली हम बैठे हैं यहाँ, वो आएगा, हम उसकी गर्दन काटेंगे, उसको उसके पैसे को जैसे तय उसका सामान खरीदेंगे, जिस अपनी शर्तों पर खरीदेंगे, क्योंकि उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन
जब ये एक्सपेंशन होगा तो निश्चित तौर पर जो है उसके ऊपर एक दबाव आएगा, उसको लगेगा कि नहीं वो वहाँ क्यों बेचे, मेरे यहाँ बेचे, तो वो ज़्यादा दाम देने की कोशिश करेगा। अर्थात एक कंपटीशन आने से किसान को जो है एक फ़ायदा मिलेगा कि उसके पास अल्टरनेट होगा और इसके कारण जो है उसके दाम का उसको ज़्यादा दाम मिलेगा, उचित उत्पादन मतलब उसके उत्पादन का उचित दाम मिलने में सहायक होगा। एक्सपेंशन से किसान खुश भी हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो मंडी व्यवस्था थी उसमें तो एमएसपी की व्यवस्था थी, लेकिन जो निजीकरण वाले मामले में है वहाँ एमएसपी की कोई बिल में चर्चा नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे किसान को नुकसान होगा? देखिए, ये एक और भ्रम है जो मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाया जा रहा है। एमएसपी जो है बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी की देन है। उनके समय में ये एमएसपी आया था और एमएसपी का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है मार्केट इंटरवेंशन करना। एमएसपी हमेशा किसान को चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। जो हमारा भी इस प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में काम करते हुए अनुभव है कि हर वर्ष हमको फसल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कम खरीदते हैं, कभी ज़्यादा खरीदते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है। और जैसे इस वर्ष मैं प्याज का उदाहरण देता हूँ आपको। इस वर्ष जो है वो खरीफ की फसल में प्याज की बम्पर फसल हुई थी और उसके कारण जो है रेट नीचे चले गए। तो हमने 1 लाख टन जो है प्याज का बफर स्टॉक क्रिएट किया। अर्थात हमने किसानों को 10 रुपये का दाम प्रति किलो दिया, जो प्याज का दाम 2 रुपये किलो था। लेकिन इससे अगर हम पिछले वर्ष की बात करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि वैसे ही किसान को 18 रुपये 15 रुपये तक का जो दाम जो है प्याज का उनको मिल गया था। तो उसमें मार्केट में बहुत इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो एमएसपी को लेकर जो एक भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी सबको एश्योर होना चाहिए। एमएसपी बेसिकली इट इज़ एन इंटरवेंशन। एक सरकार एक एमएसपी के माध्यम से इंटरवेंशन करती है, एक पीएसएफ के माध्यम से, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से करती है। जैसे एक साल चने का दाम जो है वो कम हो रहा था, सरकार ने इंटरवेंशन किया, पीएसएफ के माध्यम से बाजार में खरीदना शुरू किया, तो उसके कारण चने के दाम बढ़ गए और किसानों को ज़्यादा पैसा मिला। तो मेरा ये कहना है कि एमएसपी के बारे में किसानों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एमएसपी एक व्यवस्था है देश के अंदर और सरकार कोशिश करती है कि अगर ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो मार्केट के अंदर किसान उस दबाव में सस्ता ना बेचे, उसके लिए एमएसपी और पीएसएफ के माध्यम से मार्केट इंटरवेंशन की जाती है। और ये एक हथियार है, सरकार के पास एक ताकत है और सरकार हमेशा इसको अपने पास रखती है ताकि किसानों को समय आने पर राहत दी जा सके। और ये व्यवस्था एक दिन के नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का मतलब है कि लगभग आज इसको 50 से 60 साल जो है इस व्यवस्था को बने हुए हो गए। तो जो व्यवस्था एक 50-60 साल से चली आ रही है वो आगे चलेगी। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि मैं 2009 से 2013 की बात करता हूँ, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। उसमें मैं एमएसपी के माध्यम से हमारी नेफेड में ही 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख मीट्रिक टन जो है दाल का, दलहन का और तिलहन का खरीदारी होती थी। हमारे सरकार आने के बाद जो है नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, भाजपा सरकार आने के बाद जो है वो खरीद बढ़कर जो है 40 लाख मीट्रिक टन तक गई। अर्थात ये एग्जिस्टिंग जो उस समय की थी उससे 40 गुना तक अधिक है। अगर इस प्याज की हम बात करें तो 2000, 2500, 3000 टन का जो है बफर स्टॉक क्रिएट किया था। इतनी सरकार खरीदी करती थी किसानों से। इस बार, पिछली बार हमने 57,000 मीट्रिक टन किया था, इस बार 1 लाख टन किया है। तो मेरा कहना यह है कि अगर इसको भी हम देखें तो लगभग 20 टाइम्स मोर, 20 गुना ज़्यादा है यूपीए सरकार के समय से या उससे पहले की सरकारों के समय से बात करें हम। इसी प्रकार हम अगर धान और चावल में जाएंगे तो आज आपने देखा होगा कोविड-19 के इस पैंडेमिक पीरियड में आपने देखा है कि हमारे देश के अंदर भंडार भरे हुए, तो सरकार ने खुले हाथ से जो है 5 किलो गेहूँ अथवा चावल लोगों को दिया, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक था। सरकार बड़ी मात्रा में जो है गेहूँ और धान का भी प्रोक्योरमेंट करती है। मुझे ये लगता है कि सरकार लगातार एमएसपी पर जो है, जो नरेंद्र मोदी सरकार है आने के बाद इस स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया और लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम जो है वो सरकार ने देना सुनिश्चित किया। तो जो सरकार उस स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम कर रही है उस पर संशय करने का कोई सवाल ही बनता नहीं है। अगर कोई ये सवाल उठा रहा है तो मुझे लगता है वो किसानों की को एक्सप्लॉइट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। वास्तव में ये व्यवस्था आज की नहीं है, पिछले 50-60 साल से चली आ रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। और प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने उस पर खुला आश्वासन दे दिया है और उसके लिए सरकार की जो संस्थाएं उन्होंने कमर कसी हुई है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं
और हर वर्ष की तरह जो है हम खरीदी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो मुझे लगता है, मैं तो कहता हूँ किसानों को इस पर किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। और हम तो बढ़ा रहे हैं अभी, हम अभी मुझे लग रहा है कि एक आधे दिन में फैसला आएगा इस बात पर कि पिछले वर्ष हमने एप्पल की भी खरीद करी है श्रीनगर कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के किसानों को उचित दाम देने के लिए। इस वर्ष भी एमएसपी पर जो है सेब या पीएसएफ पर सेब को खरीदा जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार तो लगातार, और 22 कमोडिटीज़ में इसको एक्सपेंड किया है, जो कांग्रेस के टाइम में 3-4 कमोडिटी से बाहर नहीं जाता था। तो इस सरकार ने इसको ज़्यादा मजबूत किया है, इस व्यवस्था को, एमएसपी वाली को। तो मुझे लगता है, मैं किसानों को ये कह सकता हूँ अपनी तरफ से कि आपको किसी प्रकार का कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इस पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। एक आखिरी सवाल है कि विपक्ष ये भी हवाला दे रही है कि बिहार में 2005 में मंडी व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो उसके बाद जो है, जो बिहार के किसान है वो पंजाब और हरियाणा में जाके अपने जो खेती का जो निकलता है उससे बेचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर भारत में भी इस तरह की व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है तो किसानों को भारी नुकसान होगा? देखिए, बिहार के मामले में जहाँ तक मुझे है, मैं अभी पटना गया था पिछले दिनों में, और उसमें जो हमारी प्रिक्वायरमेंट थी वो जो स्थानीय प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके माध्यम से खरीदने और नहीं खरीदने के ऊपर एक बात चल रही थी। और कुछ उस समय नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने कुछ एक फ़ैसला लिया था, लेकिन उसको बाद में मुझे लगता है कि बदला गया और पैक्स के माध्यम से फिर प्रिक्वायरमेंट की गई वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है मंडी नहीं होगी, लेकिन सरकार जो है वो खरीदी करती है पैक्स के माध्यम से। तो ये भ्रम फैलाना कि बिहार में खरीदी नहीं होती है, ये मुझे लगता है गलत है। और वहाँ पर भी स्थानीय स्तर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उनको साथ में लेकर सरकार लगातार किसानों को जो है उचित दाम देने की और उनको अच्छे इम्प्लीमेंट्स और सब सप्लाई करने का काम करती है। वो जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो वहाँ पर बिहार में है वो अच्छे से काम कर रहा है, और खाद वगैरह का वितरण का भी काम जो है वो अच्छे से कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी एक स्टेट में हमने कोई फैसला लिया, उसके साथ जो कानूनन जो अन्य साथ में फैसले, जैसे अभी केंद्र सरकार ने एक बिल नहीं लाई, 3 बिल लेकर आई। तो ये मुझे लगता है कि ये 3 बिल आने के बाद, जैसे बिहार में मुझे लगता है कि बाकी 2 बिल नहीं थे, तो बाकी स्टॉक पर लिमिट थी, बाकी चीज़ें थी, उसके कारण हो सकता है कि लोगों को खरीदने में दिक्कत आती हो, उसको रखने में दिक्कत आती हो। तो उन सब बातों पर इस समय जो अब जो बिल आए हैं, इसमें बहुत पूरी गहनता के साथ विचार किया है और उसके बाद ये तीनों बिल लेकर आए हैं। तो जो बिहार के अंदर मुझे लगता है जो शॉर्ट कमिंग्स रही हैं, उनसे हमने सीखा है इस बिल को बनाते वक्त। तो उससे सीख कर ये जो अब जो हम एग्जिस्टिंग जो बिल लाए हैं, इसके बाद मुझे लगता है कि जो वहाँ पर समस्याएं हैं वो भी नहीं आएंगी और ये पूरे देश के अंदर अच्छे से काम करेगा। और मैं देश के किसानों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम एज ए नेफेड भी, हम लोगों ने इस नए जो वातावरण जो बन रहा है देश के अंदर, जो कृषि के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए सरकार ने एक सार्थक प्रयास किया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने भी कमर कस ली है। आज ही हमारा बोर्ड की मीटिंग भी हुई है और निश्चित तौर पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है काम करेंगे। और जो हमारी एक प्रतिबद्धता है देश के किसानों के प्रति, जो हमारी एक कमिटमेंट है, हम उसको पूरा करते हुए किसानों की आय को दुगना करने में सरकार की मदद करेंगे और किसान को उचित दाम दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं समझता हूँ आपने हमें ये मौका दिया। लॉट ऑफ